हेलो फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, कैप्सिकम का देखेंगे। इस पार्ट में अगला पार्ट में हमने जो है कि चिली को कवर किया, और इस पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो कैप्सिकम को कवर करेंगे। तो कैप्सिकम को क्या हम लोग बोलते हैं, कैप्सिकम को बेल पेपर भी बोलते हैं या फिर हम लोग स्वीट पेपर भी बोलते हैं। और उसका नाम क्या है, कैप्सिकम एनम। और वैरायटी क्या होता है अभी हम लोगों ने बताया था, पढ़ा था। तो उसमें होता है ग्रोसम होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में। और चिली सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। Owing to its high nutritive value, it is often looked with luxurious vegetable. इसको एज अ लग्जरियस वेजिटेबल भी हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये चीज़ आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद अब इधर कुछ नहीं है ज़्यादा, तो अब हम लोग आते हैं क्लाइमेट में। क्लाइमेट एंड सॉइल। तो क्लाइमेट सॉइल क्या होता है, कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन बोथ समर और विंटर। समर और विंटर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जगह हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद है कैप्सिकम कैन बी ग्रोन बेस्ट बिटवीन 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। इसका बेस्ट टेम्परेचर कितना है आपका, इसका एक बेस्ट टेम्परेचर है कितना, 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे किसका, ब्रिंजल का कितना होता है, तो ब्रिंजल का होता है आपका 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो है कि टोमेटो का कितना होता है, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद आइडियल टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए कितना होता है, तो 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। फ्लावरिंग के लिए कितना, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। डे एंड नाइट डे एंड नाइट टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 16 से 18 डिग्री, 16 से 18 सॉरी, ये जो है आपका 26 से 28 डिग्री कब का है, तो डे का टेम्परेचर। और नाइट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। नाइट का टेम्परेचर कितना रहेगा आपका, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। और डे का टेम्परेचर कितना रहेगा, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। ये आपका किसका है, ये आपका हो गया फ्लावरिंग के लिए। किसके लिए है, तो ये फ्लावरिंग के लिए। उसका बेस्ट टेम्परेचर कितना है, तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद व्हेन नाइट टेम्परेचर फॉल्स बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। जब क्या होता है कि 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, और एक्सीड 27 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है डे टेम्परेचर, तो क्या होता है कि ग्रोथ, यील्ड, ये सब क्या होता है कि बैड इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। उसके बाद वेरी कोल्ड टेम्परेचर लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो हैम्पर द ग्रोथ एंड फ्रूट सेट को क्या करता है कि हैम्पर करता है। और इसका जो फ्रूट सेट के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना है, तो फ्रूट सेट के लिए आप लोग लिख लेंगे कि बेस्ट टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। कैप्सिकम और फोटो पीरियड एंड ह्यूमिडिटी सेंसिटिव। ये क्या होता है कि टेम्परेचर का ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। ये सेंसिटिव किसका होता है, तो फोटो पीरियड का। एंड ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा क्या होता है कि सॉरी, इनसेंसिटिव होता है। कैप्सिकम और फोटो पीरियड एंड ह्यूमिडिटी का क्या होता है कि इनसेंसिटिव होता है, मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होता है। डे लेंथ एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी डो नॉट अफेक्ट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट। तो इसका क्या होता है कि डे लेंथ हो गया, और ह्यूमिडिटी क्या होता है कि इसके फ्लावर एंड फ्रूट सेट पे अफेक्ट नहीं करता है। ये क्या है, मेनली मुख्य रूप से टेम्परेचर सेंसिटिव है। आपका जो है ब्रिंजल और टोमेटो, ये भी क्या है कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, क्योंकि टेम्परेचर इधर उधर होने से क्या होता है कि उसके जो लाइकोपिन कंटेंट हो गया, ये सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद क्या है कि वाटर स्टेगनेशन। तो वाटर स्टेगनेशन क्या होता है कि जनरली सभी फ्रूट्स के लिए क्या होता है कि वाटर स्टेगनेशन जो होता है हार्मफुल होता है। उसके बाद ये क्या है कि ओपन पोलिनेटेड कैप्सिकम स्टिल डोमिनेट्स इन द मार्केट। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, इधर थोड़ा सा होता है। तो कैप्सिकम है बायो डायरेक्शनल रूट सिस्टम। कैप्सिकम में क्या होता है कि चिली में जो होता है बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम होता है। ब्रिंजल में भी क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ऑन नाइट सॉइल ऑन लाइट सॉइल विद प्रॉपर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कैन बी रिजल्ट गुड क्रॉप्स। तो आपको क्या लेना है, सॉइल कैसा रखना है, इसमें लाइट लाइट सॉइल रखना है। जबकि हम लोग अभी कैप्सिकम चिली में पढ़े थे, तो उसमें क्या होता है कि लाइट सॉइल में क्या होता है कि आपका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर आता है, लेकिन यील्ड सबसे ज़्यादा किस में आएगा, तो आपका हैवी सॉइल में आता है। लाइट सॉइल में मैच्योरिटी जल्दी हो जाता है, और हैवी सॉइल में, कॉटन सॉइल में क्या होता है कि मैच्योरिटी चिली का लेट से होता है, क्योंकि उसमें ड्राउट स्ट्रेस क्या होता है कि नहीं होता है। और ड्राउट स्ट्रेस आने के कारण लाइट सॉइल में क्या होता है कि चिली जो होता है वो जल्दी से मैच्योर कर जाता है। ओपन पोलिनेटेड कैप्सिकम क्या होता है कि सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में कौन सा कैप्सिकम आता है, तो डोमिनेट करता है, तो वो है आपका ओपन पोलिनेटेड कैप्सिकम। कौन सा, ओपन पोलिनेटेड कैप्सिकम। ओपन पोलिनेटेड वेराइटी और ओपन पोलिनेटेड वेराइटी कौन सा है, तो अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का वसंत,
कैलिफोर्निया वंडर, ये सब आपको क्या करना याद रखना है। पूसा दीप्ति, भारत महाभारत, बुलनोज, इंदिरा, ओरोविले, ये सब क्या करना है आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा हम लोग यहाँ पे करते हैं स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि कैप्सिकम का। अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और अर्का बसंत, ये तीनों जो वैरायटी है क्या सिलेक्शन वैरायटी है। ये तीनों कहाँ से हुआ है? सिलेक्शन वैरायटी है। कहाँ से? तो IIHR का है, ठीक है। उसके बाद अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी जो है वो सिलेक्शन है। और ये सारा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? अर्का मोहिनी, अर्का गौरव और अर्का बसंत, ये तीनों कहाँ का वैरायटी है? तो ये तीनों अर्का मोहिनी और अर्का गौरव ये दोनों कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ ला करके IIHR में सिलेक्शन किया गया। और अर्का बसंत जो है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? तो वो हंगरी से शायद इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैलिफोर्निया वंडर जो है ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ है। अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत अर्का बसंत में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करके सिलेक्शन किया गया है। लेकिन जो है कैलिफोर्निया वंडर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ है और उसको जो है फार्मर को दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूसा दीप्ति जो है वो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर वेराइटी है। और भारत महाभारत, बुलनोज, इंदिरा और एवेले, ये सब क्या है? ये सब जो है कि प्राइवेट सेक्टर के वेराइटीज हैं। और अर्का मोहिनी का जो सिलेक्शन हुआ टाइटन से हुआ है। और अर्का गौरव का जो सिलेक्शन हुआ है वो किससे हुआ है? तो उम, अर्का गौरव का सिलेक्शन थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको। अर्का गौरव का सिलेक्शन, एक मिनट रुक जाइए, हम देख के बताते हैं थोड़ा सा। हाँ, अर्का वंडर का जो सिलेक्शन हुआ है आपका हुआ है गोल्डन काल वंडर, CALWANDER। और जो अर्का बसंत है वो हंगरीन वेराइटी है, हंगरी से इंट्रोड्यूस हुआ। और उसका जो सिलेक्शन हुआ है किससे? तो सोरो कासरी, सोरो SOROKSARI, इसे जो है ये किसका हुआ है सिलेक्शन? तो अर्का बसंत का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अर्का बसंत जो है कि हंगेरियन वैरायटी है। ये हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? एक मिनट थोड़ा सा ना। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद ये सारा क्या थोड़ा सा इसका पूसा दीप्ति को बता दिए। उसके बाद ओरोवेले, ओरोवेले क्या है? येलो कलर का है। ओरोवेले कैसा है? तो येलो कलर का जो है कि वैरायटी है। उसके बाद आपका हो गया कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर ये आपका शायद ये नहीं पता है। ओरोवेले का आपको याद रखना है कि ये येलो कलर का है। उसके बाद जब हम लोग टोटल वैरायटी कवर करेंगे चिली और कैप्सिकम का, उसमें हम लोग बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 ग्राम क्या लगता है कैप्सिकम के लिए? कैप्सिकम के लिए कितना लगता है? 250 से 300 ग्राम। वहाँ सॉरी सॉरी वहाँ पे हम लोग चिली में बताया था जनरली, नहीं वो कैप्सिकम के लिए था। कैप्सिकम लिए कितना था? 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगाते हैं। और ओपन पोलिनेटेड वैरायटी में हम लोग क्या लगा रहे थे चिली में? 300 से 350 ग्राम। और F1 के लिए कितना था? तो 180 से 200 ग्राम। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एट हाई डेंसिटी हो, हाई डेंसिटी में कितना आता है ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कितना आता है कैप्सिकम का? तो 30,000 प्लांट्स आता है प्रति हेक्टेयर। अबाउट 1 ग्राम में कितना सीड पाया जाता है कैप्सिकम में? तो 1 ग्राम में 125 सीड पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कीप द लास्ट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू बेड्स, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। उतना याद रखना है क्योंकि टाइम कम है और सारा का सारा पूरा जो है कि क्रॉप अभी रिवीजन करना बाकी है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें हार्डनिंग करना है। देखो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्डनिंग करना है। और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग, हार्डनिंग कब करना है? तो 4 से 5 दिन पहले जो है ट्रांसप्लांटिंग से उसको हार्डनिंग करना है। ये आपको जनरली याद नहीं रखना है। सीडलिंग आर रेडी फॉर कितना? जो 4 वीक्स में रेडी होता है, ठीक है। सोइंग करने के बाद कितना दिन में रेडी हो जाता है? ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि 4 वीक्स में रेडी हो जाता है। एन आइडियल सीडलिंग हैज कितना? 4 से 5 ट्रू लिप्स होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है कि 4 से 5 ट्रू लिप्स होना चाहिए एक आइडियल सीडलिंग में। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग इधर आते हैं प्लांटिंग में। तो प्लांटिंग में क्या है? के लिए 45-45 सेंटीमीटर आइडियल है इन सोलन में।
फॉर हाइब्रिड्स के लिए कितना 70-80 से 90 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर डबल रो स्पेसिंग गिव्स हाइयर यील्ड। ये आपको याद रखना है कि डबल रो स्पेसिंग में जब हम लोग लगाते हैं कैप्सिकम को क्या देता है, हाइयर यील्ड देता है। द बेड्स आर सेपरेटेड 90 सेंटी, ये सब आपको याद नहीं रखना है। एक आप लोग याद रख सकते हैं ये फॉर हाइब्रिड के लिए तो स्पेसिंग कितना देते तो 80 से 90 सेंटीमीटर याद रख सकते हैं, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अबाउट 42 से 45 डेज ओल्ड सीडलिंग 4 से 5 ट्रू लीव्स हम लोग क्या करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए करते हैं। अर्थिंग अप आपको जनरली आपको लगता होगा कि अर्थिंग अप जो है कि चिली में नहीं किया जाता है, लेकिन चिली में भी किया क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थिंग अप हम लोग करते हैं। अपॉन अर्थिंग अप ऑन द 15th डे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी 25 डे पर के हम लोग क्या करते हैं कि उसको अर्थिंग अप करते हैं। द प्लांट्स विल बी इन द सेंटर ऑफ द रिज, ताकि हम लोग जो है कि प्लांट जो है सेंटर में रहे। यूजुअली सिंगल रो सिस्टम, यहाँ पे डबल रो स्पेसिंग में क्या हमको मिल रहा था, ज़्यादा यील्ड दे रहा था यूजुअली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल रो सिस्टम ही हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इज फॉलोड। बट डबल रो सिस्टम हैज एडवांटेज स्पेशली व्हेन ड्रिप इज इंस्टॉल, जब ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं हम लोग क्या होता है तो उसमें हम लोग को डबल रो में एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद क्या है कि टाइमिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग प्रूनिंग भी इसका क्या है कि आपका चिली का इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब देखेंगे ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग में क्या है, अंडर आउटडोर कंडीशन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ crown there is a tendency for crown set, especially under a stress condition, to boost vegetative growth, fruit set and fruit yield. Under such condition buds from the first and second nodes are pinched off। तो यहाँ में मुख्य रूप से क्या है, ये इसका कहने का मतलब है कि जो जहाँ पर क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस कंडीशन होता है, ड्राउट का स्ट्रेस होता है, वहाँ पर क्या होता है क्राउन डेवलपमेंट होता है, हो जाता है, ठीक है। क्राउन डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकुलर हाइट तक जाके क्या होता है कि उसमें ब्रांचिंग वगैरह क्या होता है कि रुक जाता है, बहुत ज़्यादा डेंस ग्रोथ हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। तो उसको हटाने के लिए और बूस्ट करने के लिए, स्टेम्स को हाइट को बढ़ाने के लिए, स्प्रेडिंग के लिए क्या करना पड़ता है हमको, उसको क्या करते हैं कि बर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड बर्ड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड नोड से क्या करते हैं, पिंच आउट करते हैं, जो बर्ड्स जहाँ से निकलता है उसको क्या करते हैं हम लोग काट करके, या फिर पिंच ऑफ मतलब काट करके हटा देना, ठीक है। तो वहाँ करते हैं पिंच ऑफ कर देते हैं। अनप्रोडक्टिव ब्रांचेज बिलो द फर्स्ट नोड आर आल्सो क्लिप्ड, जो भी अनप्रोडक्टिव ब्रांचेज होता है, ठीक है, फर्स्ट नोड के नीचे जो भी हमारा अनप्रोडक्टिव ब्रांचेज होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि पिंच ऑफ कर देते हैं। Below the first node are also clipped in cooler season, especially when sun scald is not a problem, जहाँ पे सन स्कॉल्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली सन स्कॉल्ड मतलब क्या हो कि बहुत ज़्यादा जब हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग पुडिंग करते हैं तो डायरेक्टली सन पड़ता है, वो क्या होता है कि सन स्कॉल्ड कॉज करता है। लेकिन जहाँ पे सन स्कॉल्ड का कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि आराम से पिंच ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखना है और आप सारी चीज़ों को नोट करते जाइए। और उसके बाद हम लोग आते हैं आफ्टर केयर में। तो आफ्टर केयर में क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार। मैन्योर फर्टिलाइजर में उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, हम एक बार देख चुके हैं। उसके बाद रूट प्रूनिंग ड्यूरिंग कल्टीवेशन कैन आल्सो बी कॉज ब्लोजम इन रोड। उसके बाद ये भी आप लेना कि जब हम लोग रूट प्रूनिंग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कभी कई कई एरिया में रूट प्रूनिंग किया जाता है बेटर फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, तो क्या होता है कि वो भी उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लोजम इन रोड कॉज होता है। उसके बाद अर्थिंग अप हम लोग वहाँ पर करते हैं, कितना दिन पे करते हैं तो 25वां दिन पे करते हैं, ताकि हमारा जो प्लांट है उसमें क्या हो, लूजिंग ना हो, क्रॉप लोड के कारण लूजिंग ना हो। द प्लॉट शुड बी केप्ट बीट फ्री, ये सब तो जनरली होता ही है। साइकिल ग्लाइसिल ग्लाइसिल कैन बी स्प्रेड 20 डेज प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड टू कंट्रोल नट ग्रास, तो ये आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद क्या है कि रिमूव रूटीनली ऑल फ्रूट दैट सेट एट द फर्स्ट bifurcation node and the all leaves and branches below the first bifurcation node।
थोड़ा-सा शुरू से पढ़ना पड़ेगा। प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड, prevent plants from being overloaded with fruits. Remove routinely all fruit that set at the first bifurcation node. Bifurcation कहने का मतलब हुआ कि एक यहाँ पे है, एक इधर गया ब्रांच और एक इधर गया, ठीक। यहाँ पे बाइफर्केशन मतलब दो दो तरफ गया है, ठीक है, नोड। तो जो बाइफर्केशन, जो फर्स्ट बाइफर्केशन नोड होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करना है कि सभी फ्रूट्स को वहाँ पर से क्या करते हैं, यहाँ पर से बाइफर्केशन हुआ तो यहाँ पर से बहुत सारा क्या लगेंगे, चिली का चिली लगेंगे। तो वहाँ पर से हमको क्या करना है कि जितना भी बाइफर्केशन नोड्स पे रहेगा वो सारा फ्रूट्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एंड ऑल द लीव्स एंड ब्रांचेज बिलो द फर्स्ट बाइफर्केशन नोड, इसके नीचे जो भी लीव्स रहेगा, जो भी स्टेम्स रहेगा, ठीक है, वो सारा का सारा हमको क्या कर देना है कि नोड्स रहेगा, वो सारा का सारा हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद हम लोग आते हैं हार्वेस्टिंग में। तो हार्वेस्टिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो हार्वेस्टिंग में है कि हार्वेस्टिंग शुड बी व्हेन फ्रूट्स रीच फुल साइज एंड बिकम फर्म, बट बिफोर कलर चेंज। कलर चेंज नहीं हो, मतलब कलर चेंज से पहले ही हमको क्या करना है, हार्वेस्टिंग कर लेना है। बिफोर कलर चेंज यानी कि जो कलर्ड वेराइटी नहीं है उसमें, अनलेस दे आर इंटेंडेड टू मैच्योर कलर। येलो, ऑरेंज और रेड कलर। इसका कहने का मतलब वही कि जो कलर्ड वेराइटी उसमें क्या होना चाहिए कि मैच्योर कलर, मतलब पूरा कलर आने देना है। और जिसमें जो ग्रीन फ्रूटेड वेराइटी है उसमें क्या होना चाहिए, अ, उसमें कलर का चेंज नहीं होना चाहिए, उससे पहले हमको हार्वेस्ट कर लेना है। द फ्रूट्स दैट फर्स्ट द fruits at the first and the second nodes will be larger than subsequent fruits। और ये भी आपको याद रखना है, द फ्रूट्स एट द फर्स्ट एंड सेकेंड नोड, जो फ्रूट्स होते हैं फर्स्ट और सेकेंड नोड पे लगते हैं वो क्या होते हैं कि लंबे होते हैं। देन द जो कि थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, वो छोटा छोटा होगा। और जो फर्स्ट और सेकेंड नोड्स पे आएगा वो क्या होगा कि बड़ा बड़ा हमारा फ्रूट्स होगा। द वेराइटीज गिव्स 5 to 6 पिकिंग हम लोग करते हैं, वाइल हाइब्रिड्स में क्या करते हैं, 12 पिकिंग करते हैं। ये भी आपको रखना है। ये हाइब्रिड वेराइटी में कितना करते हैं हम लोग, 12 पिकिंग करते हैं। और 5 से 6 पिकिंग किस में करते हैं, जनरली जो वेराइटीज होते हैं उसमें करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चिली की। तो चिली में हम लोग कितना कर रहे थे, तो चिली में जो ग्रीन वेराइटीज था उसमें हम लोग 3 से 4 पिकिंग कर रहे थे। और जो ड्राइड फ्रूट, जिसको हम लोग ड्राई चिली के लिए उगाते हैं, उसमें हम लोग 2 से 3 पिकिंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर था। और इसमें कैप्सिकम कैन बी स्टोर 20 से 22 डिग्री पर हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। 90 से 95% ह्यूमिडिटी रखते हैं और 200 दिन के लिए हम लोग रखते हैं। तो आप लोग नोट बनाते चले ताकि इससे भी आप जो है कि क्विक रिविजन कर सके। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग जितना से जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग आगे भी इन पूरा का पूरा जो है कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को कंटिन्यू रख सके। और आप लोग जो है कि फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या कमी रह गया है। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।